इजराइल से परमाणु इंतकाम का पूरा सच। पूरी दुनिया की नजर अब ईरान की तरफ है। सब जानना चाहते हैं कि ईरान क्या फैसला लेगा। ईरान अपना आधा अधूरा एटम बम फोड़ेगा या हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करेगा। क्योंकि यह तय हो चुका है कि ईरान कुछ न कुछ जरूर करेगा। वो इस वक्त बेहद गुस्से से बौखलाया हुआ है। ईरान के सुप्रीम कमांडर के सीने में गुस्सा धधक रहा है और डर है कि बदले का यह धधकता लावा कहीं मिडिल ईस्ट को तबाह न कर दे। क्योंकि आईआरजीसी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि ईरान के एक दुश्मन ने उसके दूसरे कमांडर जनरल मोहम्मद रेडा जाहिदी को भी मार डाला। जनरल मोहम्मद रेडा जाहिदी का मारा जाना ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जनरल कासिम सुलेमानी के अमेरिकी हमले में मारे जाने के बाद से जनरल मोहम्मद रेडा जाहिदी ही ईरान की मिडिल ईस्ट में पूरी प्लानिंग संभाल रहा था। ईरान की इस कुद्स फोर्स की बागडोर इसी जनरल मोहम्मद रेडा जाहिदी के हाथों में थी, जो खाड़ी देशों में अमेरिका, इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद रेडा जाहिदी की मौत से ईरान की कुद्स फोर्स करीब करीब लावारिस हो गई है। दरअसल सोमवार को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हवाई हमला किया था। इस हमले में ईरानी वाणिज्य दूतावास की इमारत पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। दावा यह भी है कि इस हमले में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी और उनके सहयोगी कमांडर हाजी रहीमी भी मारे गए। बस इस हमले के बाद से ईरान तमतमा गया है और उसने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली है। कहने को तो कुद्स फोर्स एक ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड की सेना की एक टुकड़ी है, लेकिन ये टुकड़ी इस तरह से काम करती है कि तमाम देशों ने इसको आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया है। अमेरिका समेत तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने कुद्स सेना को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। वर्तमान पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन हालातों में कुद्स फोर्स की जो सिचुएशन है वो और ज्यादा संदिग्ध होती जा रही है। अब सवाल ये कि ईरान अब क्या करेगा। जनरल मोहम्मद रेडा जाहिदी का मारा जाना ईरान के लिए कितना बड़ा झटका है, और ये सवाल भी गाजा का युद्ध अब बहुत बड़ा बनने वाला है। ईरान क्या करेगा, क्या कर सकता है, इसकी बात बाद में करेंगे। पहले बताते हैं कि जनरल मोहम्मद रेडा जाहिदी कौन थे और उनका मारा जाना ईरान के लिए कितना बड़ा झटका है। दरअसल 65 साल के जाहिदी कुद्स फोर्स के लिए काम करते थे और सीरिया लेबनान के कवर ऑपरेशंस की निगरानी करते थे। आपको बता दें कि ईरान की सेना का नाम रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, लेकिन उसकी विदेशी विंग को कुद्स फोर्स के नाम से जाना जाता है। इस लिहाज से उसके कमांडर का मारा जाना पिछले 1 साल में ईरान का दूसरा बड़ा नुकसान है। ईरान के अलावा इसे हमास, हिजबुल्ला और हुती का भी बड़ा नुकसान माना जा रहा है। पिछले 4 महीने में ये दूसरी घटना है जब इजराइल की तरफ से ईरान के किसी कमांडर को निशाना बनाया गया है, क्योंकि इससे पहले 26 दिसंबर 2023 को भी सीरिया के उत्तर पूर्वी दमिश्क में इजराइल ने 3 मिसाइलों से हमला करके आईआरजीसी के ब्रिगेडियर जनरल रजी मौसवी को मार डाला था। गाजा का युद्ध ज्यादा न बढ़े, इसके लिए ईरान तब कड़वा घूंट पीकर रह गया था, मगर सऊदी अरब के अल अरेबिया चैनल ने खबर दी है कि ईरान इस बार इजराइल को माफ नहीं करेगा। खबर है कि ईरान इसके लिए हिजबुल्ला और हुती की मदद ले सकता है। क्योंकि हमास के आतंकी गाजा में इजराइल के साथ सीधी जंग में उलझे। ऐसे में हिजबुल्ला और हुती ही जो अपने हमले तेज करके इजराइल को सबक सिखा सकते हैं। ईरान के कुद्स फोर्स पर हमले के हिजबुल्ला और हुती अपने ऊपर हमला मान रहे हैं, क्योंकि आतंक के ये दोनों संगठन आज जो कुछ भी हैं, जितनी भी ताकत रखते हैं, जिन हथियारों के दम पर अपनी आतंकी संतुलन चलाते हैं, उसके पीछे आईआरजीसी की कुद्स फोर्स का ही हाथ है। यानी वो ईरान की कुद्स फोर्स ही है जो मिडिल ईस्ट के ट्रिपल एच यानी हमास, हिजबुल्ला और हुती को ट्रेनिंग, हथियार और फंड मुहैया कराती है, जिसके दम पर ये तीनों आतंकी संगठन अमेरिका और इजराइल के लिए मुसीबत पैदा करते हैं। जानकारों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं जब भी कोई आतंकी घटना होती है तो नेटो के देश कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन ईरान की कुद्स फोर्स के साथ ही जोड़ते हैं। दावा किया जाता है कि कुद्स फोर्स भले ही आईआरजीसी की इंटरनेशनल विंग हो, मगर उसे आज भी ईरान की राजधानी तेहरान से ऑर्डर दिया जाता है। मौजूदा वक्त में इसका कमांडर इस्माइल कानी है, जबकि मोहम्मद रेजा के पास डिप्टी कमांडर के पद की जिम्मेदारी है। दावा किया जाता है कि कुद्स फोर्स ने अफगानिस्तान,
इराक, लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन में विद्रोही गुटों के साथ अपने संबंध स्थापित कर रखे। ये विद्रोही गुट किसी सेना की तरह हथियारबंद होते हैं और इन्हें हथियारों की सप्लाई भी ईरान की कुद्स फोर्स ही कराती है। एक तरह से कुद्स फोर्स का प्रभाव पूरे मिडिल ईस्ट में है। कुद्स फोर्स लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है और वहां की सरकार और सिक्योरिटी फोर्स में प्रभाव रखता है। इसने सीरिया में असद सरकार को समर्थन देने वाले मिलिशिया ग्रुप बनाए हैं। अमेरिका और इजराइल से इसकी दुश्मनी की वजह भी यही मिलिशिया ग्रुप ही है, क्योंकि अमेरिका और उसके दोस्त सीरिया की असद सरकार को पसंद नहीं करते हैं, जबकि रूस और ईरान उसके समर्थन में खड़ा है। ईरान सीधा सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसने कुद्स फोर्स को इस काम में लगा रखा है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक सीरिया के अलावा ईरान के कुद्स फोर्स ने इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी कि पीएमएफ को खड़ा किया, जो ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध बढ़ाने और इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र को मैनेज करने की मांग करता है। इराक का बद्र ऑर्गेनाइजेशन इसी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का हिस्सा है और यमन में हूती और अफगानिस्तान में ईरान के नजदीकी संबंध वाले पॉलिटिकल और आर्म्ड ग्रुप को भी ईरान के कुद्स फोर्स सपोर्ट करती है। दावा किया जाता है कि 1997 में कासिम सुलेमानी के हाथ में कुद्स फोर्स का संचालन आने के बाद इसका सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। इसी दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक शियाओं को सीरिया में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई। कासिम सुलेमानी ने कुद्स फोर्स को देशों के आधार पर अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया था, जहां वे ऑपरेट कर रहे थे। कासिम सुलेमानी ने ही कुद्स फोर्स में इंटेलिजेंस, फाइनेंस, पॉलिटिक्स और स्पेशल ऑपरेशन जैसी 5 नए ब्रांच भी बनाए। माना जाता है कि ईरान की इस कुद्स फोर्स में 21,000 के करीब लोग शामिल हैं, जिन्हें अलग अलग ब्रिगेड के तौर पर बांटा गया है। दावा किया जाता है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों का सिरदर्द बढ़ाने वाले विद्रोही गुटों के पास आज जितने भी हथियार मौजूद हैं, वो ईरान से होते हुए कुद्स फोर्स के जरिए ही इन आतंकी संगठनों के पास पहुंचे हैं। कुछ फोर्स की आप कारगुजारियां देखेंगे तो इस समझ में आ जाएगा कि ये एक कन्वेंशनल सेना और CIA जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एक मिला जुला स्वरूप है। जो सबसे खतरनाक काम है इसका, वो है दुनिया के तमाम आतंकवादी संगठनों को इनपुट प्रोवाइड करना। ये उनको सूचनाएं देती है, उनके साथ हथियारों को शेयर करती है, उनको ट्रेनिंग शेयर करती है, और चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती हो, या पहले अलकायदा के साथ भी इसके लिंक देखे गए थे। तो ये एक ऐसी फोर्स है जो कि दुनिया भर में तमाम देशों की आंखों में किरकिरी बनी हुई है। यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईरान के पास जितने भी हथियार हैं, वो जरूरत पड़ने पर इन आतंकी संगठनों के पास भी पहुंच सकते हैं, जिसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। दावा किया जाता है कि ईरान न केवल बहुत तेजी के साथ परमाणु हथियार बनाने में जुटा है, बल्कि इन परमाणु हथियारों को ले जाने वाले हथियार भी जुटा रहा है। अमेरिका और ईरान से दुश्मनी पाले बैठे उसके दोस्तों के लिए सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर है कि अगर ईरान के ये हथियार कुद्स फोर्स के हाथों से आतंकी संगठनों तक पहुंच गए तब क्या होगा। जानकारी के मुताबिक ईरान के पास ऐसे कई हथियार हैं जो इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इजाद किए गए हैं। इन हथियारों में फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। ये 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार करती है और 1400 किलोमीटर दूर किसी भी लक्ष्य को भेद सकती है। दूसरी मिसाइल है ईरान की खुर्रमशहर 4। यह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक हमला करती है। ईरान की तीसरी खतरनाक मिसाइल है तलयाह। ईरान की मिसाइल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये भी 1500 किलोमीटर तक अपना लक्ष्य भेद सकती है। बढ़ती मिसाइल पावर के अलावा ईरान के जंगी जखीरे में खतरनाक ड्रोन्स की भी लंबी फहरिस्त है। अगर ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाता तो इन ड्रोन्स की मदद से एटमी अटैक तक कर सकती है, जिसमें ईरान का मुहज्जिर 10 भी शामिल है, जिसकी ऑपरेशन रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इसके अलावा ईरान का शाहिद 156 ड्रोन 2500 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकता है। कमांड 22 की ऑपरेशन रेंज 3000 किलोमीटर तक है। साथ ही उसके गाजा ड्रोन की ऑपरेशन रेंज 2000 किलोमीटर तक है और ईरान का कर्रा ड्रोन भी 1000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। यानी ईरान के पास हथियारों की कमी नहीं है। ऐसे में अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो फिर गाजा और यूक्रेन युद्ध में फंसे अमेरिका के लिए भी एक और दुश्मन से निपटना मुश्किल हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।